गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको अध्याय 9 वित्तीय प्रबंध के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया। साथ ही साथ वित्तीय प्रबंध का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और वित्त प्रबंध के महत्व के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। अभी देखते हैं 9.6 वित्तीय प्रबंध के कार्य, पेज नंबर 331 पर। वित्त प्रबंध के कार्यों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। याद रखिएगा, पहला है प्रबंधकीय कार्य और दूसरा है दैनंदिन संचालन संबंधी वित्तीय कार्य। प्रबंधकीय कार्य मतलब जो मैनेजमेंट के अंतर्गत जो बिजनेस चलती है उसके अंतर्गत एक कार्य को रखते हैं, और दूसरा है दैनंदिन संचालन यानी व्यापार व्यवसाय के नित्य कर्म में या रोज कार्य आने वाले ऐसे संचालन के लिए वित्त संबंधी वित्तीय कार्य को रखा जाता है। देखिएगा, एक वित्तीय प्रबंधक परंपरागत कार्य या कोषों को जुटाने के लिए दैनंदिन कार्य के साथ साथ उपक्रम के निर्बाध संचालन के लिए कोषों की आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए उत्तरदायित्व रहता है। वित्तीय प्रबंध या वित्तीय प्रबंधक के कार्य का अगर देखें तो सबसे पहले आता है कोषों की आवश्यकताओं का निर्धारण। देखिएगा, कोष की आवश्यकताओं का निर्धारण कैसे होगा, तो व्यवसाय में समय समय पर कितने धन की आवश्यकता होगी, ठीक है, इसका अनुमान लगाना चाहिए। वर्तमान तथा भावी दोनों आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाना आवश्यक है तथा दीर्घकालीन और अल्पकालीन पूंजी के लिए समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। भाई, व्यवसाय जो है केवल एक दिन के लिए नहीं है, तो अनेकों वर्षों के लिए रहती है ना। तो ऐसी स्थिति में अल्पकालीन दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो पूंजी आवश्यकताओं का सही अनुमान अधिपूंजीकरण तथा अवपूंजीकरण की समस्याओं को दूर करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और पूंजी की मात्रा मुख्यतः जो है ना, व्यवसाय की प्रकृति आकार पर निर्भर करता है। दूसरा है कोषों का आवंटन। तो उपक्रम के विभिन्न विभागों तथा उप विभागों के कोषों का आवंटन करना, विभिन्न स्रोतों से पूंजी जुटाना, जैसे कि इस कार्य में अंशों एवं ऋण पत्रों का निर्गमन करना, सार्वजनिक निक्षेप प्राप्त करना, विशिष्ट संस्थाओं से धनराशि उधार लेना आदि कार्य शामिल है। अर्जित आय का प्रबंध करना, तो व्यवसाय की आय का समुचित उपयोग करने के लिए ह्रास नीति, डिप्रिसिएशन पॉलिसी, लाभांश नीति और लाभों का पुनर्वियोग जो हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, याद होगा आप सभी को, और संचितियों की रचना आदि निर्णय लेने पड़ते हैं। यह वित्तीय प्रबंध का महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। इसके बाद आता है वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करना। तो वित्तीय देखिए इसमें वित्तीय विवरण, फंड बहाव विवरण, रोकड़ बहाव विवरण तैयार करना, सांख्यिकी संक्षेप प्रस्तुत करना तथा वित्तीय अनुपातों की गणना करना आदि कार्य शामिल है। और यही क्या कहलाता है, वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करना, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है संपत्तियों का प्रबंध करना। तो संपत्तियों का प्रबंध करना, स्थायी संपत्ति है, चल संपत्तियां, ह्रास के लिए संचय करना आदि इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से चाहे वित्तीय नियोजन हो, वित्तीय नियंत्रण, परामर्श संबंधी कार्य है, लेखांकन एवं अंकेक्षण संबंधी कार्य और अन्य कार्य में जैसे वित्तीय प्रबंध, वित्तीय रिकॉर्ड करने, उन्हें सुरक्षित किसी व्यक्ति की सुपुर्दगी में रखने, वित्तीय क्रियाओं में सरकारी नियमों में पूंजी बाजार के अनुसार समन्वय स्थापित करने आदि कार्य में भी वित्तीय प्रबंध के कार्यों में शामिल है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वित्त प्रबंध के कार्य बहुत ही व्यापक और समुचित है, ठीक है। वित्तीय निर्णय के आधार के लिए देखिएगा फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लें। तो 9.7 वित्तीय निर्णयों का अर्थ क्या होता है, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं पेज नंबर 332 पर। तो देखिएगा, एक उपक्रम के वित्तीय कार्यों के संबंध में वित्तीय नियंत्रण का 3 बातों के समाधान से घनिष्ठ संबंध रहता है। सबसे पहले आता है विनियोग संबंधी निर्णय, और दूसरा होता है वित्तीय प्रबंध संबंधी निर्णय, और तीसरा है लाभांश संबंधी निर्णय, ठीक है।
तो ये तीनों का एक अलग अलग कार्य होता है। विनियोग संबंधी निर्णय मतलब हम कितना व्यापार में विनियोजित कर सकते हैं। दूसरा है वित्तीय प्रबंध संबंधी, यानी वित्त की प्रबंधन किस तरीके से किया जाए। और लाभांश संबंधी निर्णय प्रतिफल का निर्णय होता है। ये तीन बातों पर निर्भर करता है वित्तीय निर्णय। तो सबसे पहले आता है विनियोग या निवेश संबंधी निर्णय। तो देखिएगा, सामान्य फर्मों के साधन उस तुलना से अपर्याप्त होते हैं जिनमें उनका उपयोग किया जा सकता है तथा लगाया जा सकता है। एक फर्म को इस बात का चुनाव करना होता है कि इन साधनों को कहां पर विनियोजित किया जाए ताकि वे अपने निवेशकों को अधिकतम लाभ उपार्जित कर सके। अतः निवेश निर्णय का संबंध इस बात से होता है कि फर्म के कोषों को विभिन्न प्रकार के संपत्तियों में कैसे विनियोजित किया जाए। यानी निवेश संबंधी निर्णय दो प्रकार के होते हैं, दीर्घकालीन निवेश निर्णय और अल्पकालीन निवेश। दीर्घकालीन लंबे समय के लिए और अल्पकालीन निर्णय जो होता है ना, छोटे समय के लिए, जिसको हम कार्यशील पूंजी का स्वरूप मानते हैं, है ना। ठीक है, तो दीर्घकालीन निवेश के निर्णय के संबंध में तो इसका जो दीर्घकाल में इनका प्रभाव उपक्रम की उपार्जन क्षमता पर पड़ता है। इनमें कोषों की एक बड़ी राशि बाहर आ जाती है, उन्हें उलटने की लागत बहुत लगती है। भाई इनका निवेश जो है दीर्घकालीन मतलब एक लंबे अरसे के लिए हम छोड़ देते हैं। दूसरा होता है अल्पकालीन निवेश में, यानी कम समय के लिए, अल्पकाल के लिए। तो ऐसी दैनंदिन व्यवसाय कार्यप्रणाली पर इसका प्रभाव पड़ता है ना। और जो इसका असर है व्यवसाय की लाभदायकता पर है ना। और ये सब इस पर प्रभाव डालते हैं। और उसके बाद आता है पूंजी बजटिंग निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक में। तो परियोजना के रोकड़ के बहाव, यानी बड़ी राशि के निवेश का निर्णय लेते समय कंपनी की यह अपेक्षा रहती है कि एक अवधि में रोकड़ के बहाव उत्पन्न हो। और ऐसे बहाव जो होते हैं रोकड़ के आंतरिक बहाव की श्रृंखला के रूप में, प्राप्तियों के रूप में तथा रोकड़ के बहाव की श्रृंखला के रूप में, यानी भुगतान के रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसका विनियोग के जीवन काल में होते रहते हैं। प्रत्याय की दर, यानी प्रत्याय होता है पूंजी बजटिंग निर्णय में प्रत्याय की दर को महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। और भिन्न भिन्न परियोजनाओं की प्रत्याय की दर का तुलनात्मक अध्ययन करके जो श्रेष्ठ उसका चयन करना चाहिए। उदाहरण में जैसे कि ये भी दोनों परियोजनाएं समान जोखिम उठाती है ना। और ए की परियोजना की प्रत्याय की दर 10% है, जबकि बी की परियोजना की प्रत्याय की दर 12% है। तो यहाँ बी परियोजना का चयन किया जाना चाहिए, यानी प्रत्याय की दर भी ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, विनियोग का सिद्धांत है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो वित्त प्रबंध के सबसे पहले हमने वित्तीय कार्यों को देखा, और वित्तीय कार्य के साथ साथ वित्तीय निर्णय और विनियोग या निवेश संबंधी निर्णय को हमने आज समझा। और निश्चित रूप से आप इनका आकलन अच्छे से करेंगे, सारगर्भित तरीके से। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।